डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबर कचांडी और एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस का प्रोसेस होता है ओवर टाइम। ये ऐसे नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, ये होता है बाय ओवर टाइम। ठीक है, यहाँ मिलियंस ईयर्स गुजर जाते हैं किसी भी जानदार में, तो वो एडाप्टेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जब उसकी बॉडी में दाखिल होते हैं तो देयर विल बी द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द जीन्स और देयर अलील्स। तो ये चेंजेस अक्कर होती हैं। वेयर दीज चेंजेस विल बी अकर्ड डियर स्टूडेंट्स, these changes will be occurred in the genes of the living organisms or alternate form of the genes known as अलील। तो या तो उनके जीन्सेस में या तो उनके अलील्स में, उनकी पोजीशन में, उनकी स्ट्रक्चर में जो फर्क आता है, जेनेटिकल मटेरियल में फर्क आता है, तो उसको डियर स्टूडेंट्स हम अलग एक स्पेशीज जो है वो कंसीडर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन का मतलब ही होता है चेंजेस। ठीक है, लेकिन वो चेंजेस अचानक से नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए अचानक चेंजेस, सडन चेंज की, तो उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है, एज अ रॉ मटेरियल ऑफ द एवोल्यूशन, कि ये एवोल्यूशन का एक रॉ मटेरियल हो सकता है, एक रॉ मटेरियल हो सकता है एवोल्यूशन का। क्या? म्यूटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन जो है आज का टर्म नहीं है। ये एवोल्यूशन को सबसे पहला जो एवोल्यूशन का टर्म को यूज किया था वो क्या था? एरिस्टोटल ने। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने सबसे पहले एवोल्यूशन के टर्म को, फर्स्ट आइडिया एरिस्टोटल का था। फर्स्ट आइडिया एवोल्यूशन was given by एरिस्टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एरिस्टोटल ने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। ठीक है जी। तो एरिस्टोटल ने एरिस ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर एरिस्टोटल he was old father of classification. Aristotle was first man who gave the idea of evolution. फर्स्ट आइडिया। ठीक है जी, फर्स्ट आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे समझें कि एवोल्यूशन के टर्म्स को भी उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो यूज किया था। और उन्होंने एक दूसरी एक थ्योरी पेश की थी जिसको स्पॉन्टेनियस थ्योरी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस थियरी कह दें या उसको हम जनरेशन भी कह सकते हैं, राइट। इसमें जनरेशन, इसमें डियर स्टूडेंट्स इन्होंने बताया था कि लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, मतलब जो जानदार चीजें हैं वो हमेशा नॉन लिविंग से वजूद में आई हैं। लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कहना था कि जानदार चीजें जो आज हम अपनी नजर से देख रहे हैं, अपनी आंख से देख रहे हैं, एक्चुअली दे कैम इनटू बीइंग फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल। तो इनकी थ्योरी को फ्रांसिस कुरेडी ने फिर इसको रिजेक्ट किया था, फ्रांसिस कुरेडी ने। और इस थ्योरी का दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा नाम है अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस, ए का मतलब होता है नॉट, जेनेसिस, अबायोजेनेसिस, राइट। तो फ्रांसिस कुरेडी ने इनकी थ्योरीज को रद्द किया था और उन्होंने अपनी अलग थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन में फर्दर हम साइंटिस्ट के नाम तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा
उनके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल क्रिएशन का, स्पेशल क्रिएशन। और डियर स्टूडेंट्स दूसरा है द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये जो स्पेशल क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिया था एक्चुअली इट वाज गिवन बाय अ प्राइस्ट, एक बंदा जो प्राइस्ट था। प्राइस्ट हम कहते हैं जो पादरी होता है, जो पुजारी होता है या पादरी होता है चर्च का, उसका नाम था फादर सुआरेज। फादर सुआरेज जो था उन्होंने ये दिया था, लेकिन स्ट्रांगली इसको जो है एक जो हैसियत हासिल थी स्पेशल क्रिएशन को, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही माना जाने वाला सी लीनियस जो था, कैरोलस लीनियस, वो इस थ्योरी का सपोर्टर था। ठीक है, तो ये सी लीनियस जो थे वो सपोर्टर थे और इसको फॉलो करते थे इस थ्योरी को। और इस थ्योरी को हम डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं, या इनको डियर स्टूडेंट्स होली थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस थ्योरी है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एट द प्रेजेंट जो हमारी शेप है इसी तरह तमाम जानदार तमाम इंसानों को पैदा किया था, ऐसे ही तमाम जानदारों को पैदा किया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट है रिलीजियस और साइंस के दरमियान में। थोड़ा सा कंट्रास्ट ये है कि रिलीजियसली जो थ्योरीज हैं उसमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जैसे कि थ्योरी ये हमारे सामने है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी जो फादर सुआरेज ने दी थी। इन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तमाम जानदार चीज़ों को पैदा किया है एट द जो प्रेजेंट जो उनका फॉर्म है उसी फॉर्म में मौजूद किया है, और देयर इज नो एनी चेंज। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी है नीचे वाली एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन में चेंजेस का जिक्र है कि एक जानदार दूसरे जानदार में चेंज हुआ, दूसरा तीसरे जानदार में चेंज हुआ, तीसरा चौथे में, बिलाकर ये प्रोसेस उन्होंने कहा कि चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। तो इसमें दो बड़े साइंटिस्ट, एक जो थे साइंटिस्ट वो थे लमार्क। डियर स्टूडेंट्स लमार्क वो साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले एक जो ऐसे समझे कि कंप्रीहेंसिव जो कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी जो दी थी एवोल्यूशन के बारे में, वो कोई और नहीं था, यही था लमार्क, जिसने ये थ्योरी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वे उन्होंने दी थी लमार्क ने। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंप्रीहेंसिव जो थ्योरी है वो एवोल्यूशन के लिहाज से वो किसी और ने नहीं दी, वो किसने दी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूं कॉम्प्रीहेंसिव थियरी, डियर स्टूडेंट थियरी ऑफ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है कंप्रीहेंसिव, वो किसी और ने नहीं दी, लमार्क ने दी थी। इन्होंने एक लेडर की एग्जांपल ली थी, यह भी मैं बाद में बता देता हूँ लेडर की एग्जांपल। और डियर स्टूडेंट्स दूसरे जो साइंटिस्ट हैं इनके साथ, यानी लमार्क के बाद जो आए थे वो आए डार्विन, जिन्होंने नेचर पे काम किया। और डार्विन जो थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये एक पब्लिकेशन बुक लिखी थी। ठीक है, इसमें पूरे का पूरा उन्होंने जर्नी जो है और डार्विन ने वो सारे का सारा बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन जो चेंजेस पे बिलीव करता है। और यहाँ स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो वो चेंजेस पे बिलीव नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह ने जिस जानदार को जिस फॉर्म में बनाया वो उसी बात को जो है वो सामने रखते हैं कि यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एट द प्रेजेंट वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में उनको पहली टाइम पैदा किया गया था। तो ये होली है, होली थ्योरी है। तो इन दोनों का कंट्रास्ट अभी तक चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कुछ साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन की तरफ। तो साइंटिस्ट के कुछ कंट्रीब्यूशन से नाम के साथ में कंट्रीब्यूशंस
यहाँ आपके साथ जो है वो बताता जाता हूँ, और काइंडली आप इनको नोट करते जाएं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम जब भी हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन को पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको अरिस्टोटल की बात बताई, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे अरिस्टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल ने क्या किया? अरिस्टोटल ने फर्स्ट आइडिया दिया था। आइडिया, फर्स्ट आइडिया एवोल्यूशन का दिया था, राइट। और उसके साथ और क्या किया? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ए बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट दिया था। ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसने अरिस्टोटल ने। और उन्होंने ही कहा था कि जो जानदार चीजें हैं वो गैर जानदार से वजूद में आई हैं। लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो इन्होंने कहा था लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं लायन मार्गुलिस की तरफ। तो लायन मार्गुलिस ने बहुत ही बड़ी बात कर दी। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था इंडो सिम्बियोट कॉन्सेप्ट। लायन मार्गुलिस, ठीक है। लायन मार्गुलिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है इंडो सिम्बियोट हाइपोथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रोसेस है, हाइपोथेसिस, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक इंटेलिजेंट गैस है। किसके बारे में? ये इंटेलिजेंट गैस है किसके बारे में? इन्होंने कहा इंडो सिम्बियोट कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, मार्गुलस, ये जो मार्गुलिस ने है, लाइन मार्गुलिस ने क्या कहा है? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया था जो एन एरोबिक था। एन एरोबिक बैक्टीरिया था, उसको हम कहते हैं अमेबाइड, क्योंकि इसको सीडोपोडियास थे। ये देखें, सीडो सीडोपोडियास, सीडोपोडिया, ठीक है जी। तो सीडोपोडिया को हम कहते हैं दिस इज द लोकोमोटरी ऑर्गन। इट्स एन इम्प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन, लेकिन फिर भी लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। इसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? लोकोमोटरी ऑर्गन इनको बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, राइट। इट्स अ लोकोमोटरी ऑर्गन जो इनको मूव दिलवाता है। तो इन्होंने क्या कहा? ये एन एरोबिक लोकोमोटरी ऑर्गन है। एन एरोबिक अमेबाइड, अमेबाइड बैक्टीरिया था ये। और डियर स्टूडेंट्स, एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन यूज ना हो। ये ऐसा बैक्टीरिया था जो ऑक्सीजन से पहले था, यानी ऑक्सीजन का अभी वजूद नहीं था, जिससे पहले ये आ चुके थे, इवॉल्व हो चुके थे, एनएरोबिक। तो इसको हम कहते थे कि ये एक किस्म के इनग्लफिंग करने की एक एबिलिटी होती थी अमेबाइट की तरह। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इनग्लफिंग जब किया, तो इनग्लफ किस किस को किया था डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ। इन्होंने इन्होंने डियर स्टूडेंट्स क्या किया? इन्होंने इनगल्फ कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, साइनोबैक्टीरिया, these are the mitochondrias and mitochondria and बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी हम बात करते हैं तो हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की बात करते हैं, बिकॉज इट्स अ सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया में हम
रिडक्शन की बात करते हैं तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात होती है। और इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा भी एक जो है वो बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट एक बैक्टीरिया था जो स्पाइरल की तरह था। स्पाइरल की तरह था। और फिर क्या हुआ, इसने पहले इनको इनगल्फ कर लिया, फिर इनको इनगल्फ कर लिया। डियर स्टूडेंट इसलिए नहीं कि इनको खाना फिर खा जाए इनको और फिर इनको डाइजेस्ट कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स ये डाइजेस्ट करने के लिए इन्होंने नहीं लिया था, बल्कि इन्होंने जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपनी नेचर को चेंज करने के लिए इन्होंने इनको इनगल्फ किया था। उसके बाद जब ये स्पारोकीट दाखिल हुआ, इसको इनगल्फ किया, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे, फ्लैजिला के तौर पे इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो अब इनकी नेचर हो गई चेंज। अब ये ऑक्सीडेशन भी कर सकते थे, रिडक्शन भी कर सकते थे। और आपको पता है रिडक्शन करने वाले बैक्टीरिया मौजूद है जो हाइड्रोसल्फाइड बैक्टीरिया को यूज करते हैं, राइट। इसके फर्दर हम आगे चलकर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा जो है वो इंडो-सिम्बियोन हाइपोथेसिस में मौजूद है, राइट। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैरोलस लीनियस की बात करेंगे। जब भी हम कैरोलस लीनियस की बात करते हैं, लीनियस की जब भी हम बात करते हैं, दिस इज द एल फॉर लीनियस। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ चीजें हैं कि ये टैक्सोनॉमी पे इन्होंने काम किया। टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, ही वाज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फादर था क्लासिफिकेशन का और ये सबसे बड़ा सपोर्टर था। ठीक है जी। ये सपोर्टर था किसका? स्पेशल क्रिएशन का। स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है जो फादर स्वारेस ने दी थी उसका बहुत बड़ा सपोर्टर था ये। और डियर स्टूडेंट्स इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी, ये टू नेमिंग वाला जो सिस्टम था वो भी इन्होंने ही दिया था। डियर स्टूडेंट्स इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचरी, और उसमें उन्होंने क्या किया है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे कैरोलस लीनियस जिसकी हमने बात की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम अगर बात करेंगे तो क्यूवियर की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्यूवियर भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। क्यूवियर वो साइंटिस्ट था, इन्होंने एक टर्म यूज किया था कैटास्ट्रोफिज्म। डियर स्टूडेंट्स इन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म का टर्म यूज किया था। कैटास्ट्रोफिज्म, तो कैटास्ट्रोफिज्म किसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम टर्म यूज करते हैं? ये टर्म यूज करते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे अर्थक्वेक है, जैसे सुनामी है, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। उस डिस्ट्रक्शंस में फिर जानदार कुछ मर जाते हैं, कुछ जो है वो जिंदा रहते हैं, फिर उनमें चेंजेस वगैरह जो आती हैं तबाही के दौरान, तो इन्होंने उसके बारे में जो है स्टडी की थी और बताया था। डियर स्टूडेंट्स फिर हम नाम लेते हैं एक ऐसा बंदा जिसने चार्ल्स डार्विन को बहुत ही ज्यादा मुतासिर किया था अपने काम के लिहाज से, जिसका नाम है चार्ल्स लाइल। और ये चार्ल्स लाइल, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थियरी ऑफ जियोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। या तो हम इसको थियरी कह सकते हैं, थियरी ऑफ जियोलॉजी, या हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स ये गैलापागोस आइलैंड पे जब ये सफर था चार्ल्स डार्विन का, तो
किसी ने इनको कहा था कि आप अपने काम में आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। तो उन्होंने कुछ बुक्स लिख पढ़ी थी, उनमें से एक ये भी है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, क्योंकि उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब जो काम करना था तो सबसे पहले तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का पता होता कि भाई यहाँ ये जानदार रहते हैं, वहाँ वो जानदार रहते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो सारे का सारा इसमें मौजूद था, जिसने इसको बड़ी हेल्प दी थी चार्ल्स डार्विन को अपने जो जर्नी में। ठीक है जी। अगर हम हुटन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हुटन की जब भी हम बात करते हैं तो उन्होंने भी एक टर्म यूज किया था, यूनिफॉर्मिटेरियज्म। यूनिफॉर्मिटेरियज्म, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली किसी सिंगल सेल की बात की थी कि जानदार जो होते हैं वो सिंगल सेल या किसी जानदार से वजूद में है, तो हर किसी का किसी न किसी जानदार के साथ उनका जो है वो ताल्लुक जरूर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैकल की, तो अर्नेस्ट हैकल जो था वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा का टर्म भी यूज किया था। किंगडम जो प्रोटिस्टा हम पढ़ते हैं वो बैक्टीरिया के लिए उन्होंने जो है वो इसको जो है वो मखसूस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करेंगे अर्नेस्ट हैकल की बात करेंगे तो अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल, इसने एक थ्योरी दी थी और वो थ्योरी थी ऑन्टोजेनी ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेशन